ओके, तो मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना शुरू करते हैं, या फिर जिसको हम नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट में होती है। अर्ली डायबिटीज़ के पेशेंट में नॉर्मली ज़्यादा देखा गया है, और या इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट मतलब जो HIV के पेशेंट हैं, या फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं किसी डिसऑर्डर की वजह से, जैसे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। ठीक है, इम्यूनिटी वीक है, उनके अंदर हमें स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होगा तो हमारे एक्सटर्नल ईयर की कॉम्प्लिकेशन आएंगी, वो अब हम पढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमें? जो डिफ्यूज ओटाइटिस मीडिया हमने पढ़ा था, सिम्टम्स बिल्कुल सारे वैसे वैसे मिलते होंगे, लेकिन इसके अंदर पेन एक्सक्रूशिएटिंग होगी। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ही ज़्यादा पेन है। जैसे हमें टूथ एक के होता है ना, जैसे मतलब दांत की दर्द होती है, उसकी जैसी बिल्कुल स्वेयर पेन होगी। पेशेंट के साथ प्रेजेंट करेगा, साथ में हमें कान में ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा। ग्रैनुलोमेटस इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, जिसके अंदर अगर कोई सेंटर में नेक्रोसिस चल रही है तो साइडों पे हमारे एपिथेलियोइड सेल्स आते थे, जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते थे। फिर ठीक है, एपिथेलियोइड सेल्स 4-5 आपस में मिलते थे, तो फिर हमारा एक जाइंट सेल बनता था। तो एक तरह का पूरा उसने कवर किया होता था नेक्रोसिस जहाँ पे हो रही थी, उस एरिया को कवर किया था ग्रैनुलेशन टिश्यू ने। तो उसके अंदर आए थे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, एपिथेलियोइड सेल्स और जाइंट सेल्स। और भी सेल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जैसे ल्यूकोसाइट्स वगैरह, सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। उसको हम कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू कान में देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त पेन होगी, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? आपको पता है मलिग्नेंट ओटाइटिस है, ये फैलेगा। फैल के कहाँ जा सकता है? अगर मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गुजर गया और आगे चला गया हमारे मिडिल एयर के अंदर। मिडिल एयर के अंदर जाएगा तो आपको पता है हमारे मिडिल एयर में सेवंथ नर्व होती है, तो सेवन नर्व की पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, अगर वो मिडिल एयर की रूफ जो टैगमन टिम्पैनिक आपको बताया था, बहुत बारीक सी बोन है, अगर उसको उसने डिस्ट्रॉय किया तो हमारे मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर चला जाएगा। मतलब पहले मेनिंजाइटिस करेगा, उसके बाद हो सकता है हमारे ब्रेन की आगे एब्सेस करे। ठीक है, अगर हमारे मिडिल एयर के फ्लोर भी बहुत बारीक सी बोन है, अगर उसको इन्वेड कर गया तो हमारी जगुलर बल्ब में जा सकता है। जगुलर बल्ब में हमारी जगुलर वेन होगी। ठीक है, बाकी 8, 9, 10 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो प्रेजेंट है, तो उनकी भी पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, अगर वो इन्फेक्शन एंटीरियरली मूव करेगा, मतलब अपनी एक्सटर्नल यूडिटी कैनाल के अंदर रहते रहते एंटीरियरली मूव करेगा, तो एंटीरियरली मूव करेगा तो हमारा सामने आता है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, तो उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, अगर पोस्टीरियरली बैक जाएगा तो बैक आपको पता है पीछे हमारे मस्टर्ड एयर सेल प्रेजेंट है, तो उनका इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद डायग्नोज हमने कैसे करना है? डायग्नोज में सबसे पहले ओटैल्जिया होगा, आपको बता चुका एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी। ठीक है, और साथ में डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, और ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा कान के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें जो कार्टिलेज बोन जंक्शन आपको पता है, जो हमारा एक्सटर्नल यूडिटी कैनाल के अंदर पहले कार्टिलेज आ रहा था, फिर आगे बोन शुरू हो जाती है। जो ये जंक्शन होगा ना, इस पर हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ से नेक्रोसिस शुरू होगी, वो करती करती पहले कार्टिलेज को खत्म करना शुरू करेगी, साथ फिर बोन भी हमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी, जो एक्सटर्नल यूडिटी कैनाल की बोन है। उसके बाद अगर हम CT स्कैन करेंगे तो हमें बोन डिस्ट्रक्शन नजर आएगी। ये इतना कोई बड़ा साइन नहीं है, क्योंकि और भी कंडीशन में बोन डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन जो साइन इंपॉर्टेंट वो ये है, गैलियम 67, जो कि हमारा MCQ भी आता होता है। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो हमारे अंदर मैक्रो मोनोसाइट्स हैं, आपको बता चुका हूँ मैक्रोफेजेस होते हैं मोनोसाइट्स, या फिर जो हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स कह रहे हैं, वो ये सारी फैमिली है मैक्रोफेजेस की। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिवेटेड एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, और आगे हमारा जाइंट सेल बन रहे होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं हमारे इसको टेक करते हैं, गैलियम 67 उनको अपने अंदर ले लेते हैं। ये एक तरह का आइसोटोप है। बाद में हमें आपको पता है इसके जो टेस्ट करके तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आइसोटोप कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, तो एक तरह का पूरा ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाएगा हमें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ग्रैनुलेशन टिश्यू चल रहा है, साथ में बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, डायबिटिक का पेशेंट है। ठीक है, और ग्रैनुलेशन टिश्यू मिल गया तो हमें साइन हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्टिव 99 है, जो कि बोन स्कैन करता है। बोन स्कैन के अंदर मतलब जो डिस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो हमें पता चलता है कि बोन के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं चला गया होगा। और उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट क्या होंगे? ट्रीटमेंट में हमने एक सबसे पहले तो कहना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। आपको पता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनकी भी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, और जो इम्यूनोस्पेसिफिक पेशेंट है वो तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। इम्यूनिटी वीक होगी तो स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। उसके बाद एयर टॉयलेट करना है, जो अंदर डेबरी वगैरह प्रेजेंट है, जो सेल टूटे फूटे हैं, जो डेड सेल हैं, या जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है, बोन वगैरह टूटी, सारा कुछ अच्छी तरीके से बाहर निकालना है, साफ करना है कान को। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, जो कि 6 से 8 वीक चलानी है, उससे भी ज़्यादा चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैलिग्नेंट केस है। और अगर हम कल्चर सेंसिटिविटी करें सबसे बेस्ट है, तो हो सकता है कि स्यूडोमोनास के अलावा कोई बैक्टीरिया हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाएगा जेंटामाइसिन, जिसको हम टिकारसिन के साथ मिला के दे रहे होते हैं, लेकिन अब हम नहीं दे रहे, ये IV के तौर पे देते थे हम, लेकिन अब नहीं देते, क्योंकि जेंटामाइसिन की ऑटोटॉक्सिसिटी है, मतलब कान के लिए टॉक्सिक है, और नेफ्रोटॉक्सिक भी है, मतलब किडनी के लिए भी टॉक्सिक है।
और टिकारसिन ये पेंसिलिन जैसे एलर्जिक रिएक्शन दे रहा था, इस वजह से अब इसको हम नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरीज आ जाएंगी, जिसमें सेफ्ट्रायाजोन ये भी आईवी दे रहे होते हैं। तो लेकिन सबसे बेस्ट जो है हमारे क्विनोलोन्स है, उस पर रिलाई करना चाहिए। इसमें ओफ्लोक्सासिन आ जाता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन आ जाता है, लीवोफ्लोक्सासिन वगैरह आ जाता है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन के अगर हम टैबलेट्स वगैरह दे देंगे 750 mg की, तो ये सबसे कारआमद है।